हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई को एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास जो 8 है उसका हम लोग समरी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आज करेंगे हम लोग चौथा लेक्चर होगा, चौथा वीडियो होगा। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का जो समराइज है ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम जो है वो बिना एनसीईआरटी की आप लोग उसकी समझ नहीं बन पाएगी। तो एनसीईआरटी इसलिए ज़रूरी है और इस नोट्स को बनाने में बहुत ही अच्छे तरीके से इस नोट्स को समरी को बनाया गया है, ताकि इसमें और इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ये ओल्ड एनसीईआरटी की खासियत ये है कि इसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी में जितना डेटा और जितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो न्यू वाली एनसीईआरटी में शायद ही कम देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी की जो आप लोग अगर देखिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है पहली की जो बुक होती थी, लेकिन नए वाले बुक में अब तो बहुत वेटेज उसका कम कर दिया गया है। लेकिन आप लोग नए वाले को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप करना है तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना सजेशन यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी का चौथा नंबर लेक्चर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि अंग्रेज समराइज एक बार कर देता हूँ मैं कि अंग्रेज कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते हैं, फिर यहाँ के शासकों में फूट डालते हैं, फिर अपना धीरे धीरे नीति लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद से प्रशासनिक ढांचा बनाते हैं, कैसे उनकी नीतियाँ होंगी, किस तरीके से अपना शासन ये लोग स्थापित करेंगे, राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करेंगे। तो हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, 1793 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट देखा था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, 1813 का चार्टर एक्ट देखा था, 1833 का भी चार्टर एक्ट हम लोगों ने देखा था। शिक्षा के लिए कैसे उन लोगों ने विकास किया, शिक्षा में किस तरीके से नीतियां इन लोगों ने बनाया, किस तरीके से कर्नावालिस कोड का निर्माण हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या होता था, कैसे ये लोग ज़मींदारों से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे। ये सब वीडियो हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब क्या है, प्रशासनिक ढांचों के साथ कैसे यहाँ पे जैसे जैसे लोग प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहाँ की राजनीतिक सत्ता पे कब्जा करके यहाँ की जनता पे शासन करना शुरू करेंगे। 2 अकाल ऑलरेडी बंगाल जैसे प्रांतों में पड़ जाता है, जिसमें मतलब 1/3 लोग कम से कम मारे जाते हैं, जिस वजह से अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक क्रांति की चिंगारी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब वो भड़कती है, और वो जमा जो क्रांति टोटल है वो एक बार कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक रूप ले लेती है। तो वहीं जो देखा जाए तो 1498 से लेकर के 1498 में तो शुरू किया, लेकिन 1765 से लेकर के जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से 1764 के बाद 1765 में पूर्ण रूप से जब यहाँ पे अंग्रेज अपना दीवानी राइट्स यहाँ का ले लेंगे और पूरे तरीके से भारत पे कब्जा कर लेंगे, तो 1765 से लेकर के 1856 ईस्वी तक कैसे भारत को बुरी तरीके से ये लोग लूटेंगे और भारत को एकदम खोखला करके छोड़ देंगे। तो जनमानस के मन में कैसे यहाँ पे विरोध की जो भावना उमड़ती है उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। तो पहला हम लोगों का ये पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन के विरोध विद्रोह। ठीक है, टाइटल ये है। पहला पॉइंट हम लोग लेंगे कि अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी तक भारत पर लगभग पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। 1856 तक वैसे तो 1765 ईस्वी तक ही अंग्रेज भारत को जीत चुके थे, लेकिन लूटते लूटते धीरे धीरे कहीं ना कहीं 1856 ईस्वी तक भारत पर लगभग इन लोगों ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। 1765 से लेकर के 1865 के बीच देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए, बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह हुए। जैसे कि अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह होता है, उसके बाद से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह होता है, उड़ीसा में गोंडों एवं खोंडों का विद्रोह होता है, महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह होता है, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह होता है, बंगाल तथा बिहार में संथालों का विद्रोह होता है। दोस्तों, अब आप लोग मुझे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं फिर अभी बता रहा था क्या कि यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में
भीलों का विद्रोह होता है, फिर बंगाल और बिहार उड़ीसा में कोलों का विद्रोह होता है, उसके बाद से उड़ीसा में गोंडों एवं मुखोंडों का विद्रोह होता है, महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह होता है, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह होता है, और बंगाल तथा बिहार में संथालों का विद्रोह होता है। ये दरअसल बात ये है कि ये जो विद्रोह होते थे, ये विद्रोह जैसे कि ये कोलों का विद्रोह, ये सभी आदिवासी समूह के लोग और जनजाति जो भी समूह थी वो लोग करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का इतना आधिपत्य बढ़ गया था और इतनी इन लोगों की वो दुसाहस से करते थे कि जो आदिवासी क्षेत्र थे ना, उनकी धर्म के साथ उनके क्षेत्रों में ये प्रवेश कर जाते थे, वर्जित क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते थे, और वहाँ पे ये लोग उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाते थे। इस वजह से देखा जाए तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोलों का विद्रोह होता है, बंगाल बिहार में संथालों का विद्रोह होता है। ठीक है, आगे देखें कि मेघालय के खासियों का विद्रोह का नेतृत्व जो है वो उतिरोत सिंह ने किया था। मेघालय में आप लोग देखिएगा कि 3 पहाड़ियाँ वहाँ पे है। असम की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, तो लोग ये मेघालय की जो बसे हुए जो पहाड़ी जनजातियाँ होती है, जो खासी, जिनको खासी जनजाति जो होती है, उसका विद्रोह का नेतृत्व उतिरोत सिंह नाम के एक आदिवासी थे, उन्होंने किया था। एक भीलों का विद्रोह 1817 में शुरू हुआ तथा 1831 ईस्वी तक चलता रहा। भीलों का विद्रोह 1817 में शुरू होता है और 1831 ईस्वी तक चलता रहता है। 1795 से 1805 ईस्वी तक दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त विद्रोह होते हैं। दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होते हैं। कुछ इतिहासकार इसे भारत का स्वाधीनता का पहला युद्ध इसको बोलते हैं। भारत के स्वाधीनता का पहला युद्ध 1795 से 1805 ईस्वी तक दक्षिण भारत में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त ये विद्रोह जो हुआ, उसको भारत का स्वाधीनता का पहला युद्ध कहा गया है। कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, हालांकि सिपाही विद्रोह को पहला विद्रोह माना जाता है। वेल्लूर का विद्रोह होता है 1806 ईस्वी में, जो टीपू के बेटों के द्वारा किया जाता है। 350 जो सिपाही हैं उसमें मारे गए और 500 सिपाहियों को क्या किया जाता है कि बंदी बना लिया जाता है, और 117 सैनिक इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, ये टीपू सुल्तान जो वही है, उन्हीं के बेटों के द्वारा ये वेल्लूर का विद्रोह किया जाता है। 1806 में ये होता है विद्रोह। बैरकपुर का विद्रोह जो होता है वो 1824 में होता है, 1824 ईस्वी में होता है, और 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों के द्वारा किया जाता है बैरकपुर। वही मंगल पांडे का यहीं से अभ्युदय होता है। उसके बाद से फिर बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के संप्रदाय का एक अनुयायी थे। वहावी एक प्रकार का एक संप्रदाय होता है, मुसलमानों का एक संप्रदाय होता है, और वहीं उसके फॉलोअर्स किसके थे, ये अनुयायी थे सैयद अहमद के द्वारा। भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन जो है वो 10 मई 1857 को माना जाता है कि मेरठ के सिपाहियों की बगावत को माना जाता है। भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन इसको माना जाता है। झांसी के चूँकि इसी दिन क्या होता है, इसी दिन सिपाही विद्रोह की शुरुआत होती है, और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए एक सबसे बड़ा अगर विद्रोह हुआ तो सिपाही विद्रोह हुआ था। झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकार नहीं माना। वहीं डलहौजी का डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो है ना, वहीं आता है कि आप जैसे कि आपके पास कोई अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप किसी अडॉप्टेड सन को आप नहीं उसको बना सकते, और आपकी शासन को, आपके राज्य को क्या किया जाएगा, डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाता था। उसको डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप बोला गया है। ठीक है, मतलब विलय की नीति। तो झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 में झांसी पर कब्जा कर लिया। इसके पहले 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो दत्तक पुत्र नाना साहब को उत्तराधिकारी उधर नहीं माना जाता है। ठीक है, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिंध, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद, पंजाब और बंगाल में विद्रोह शुरू होते हैं। दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास इलाकों, आगरा, मेरठ, पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफ़ी व्यापक और भयंकर था। विद्रोह की बात करें तो दिल्ली, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद के आसपास के इलाके, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार में विद्रोह काफ़ी व्यापक और भयंकर था। ठीक है, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो करते हैं अब वो करते हैं वीर कुंवर सिंह करते हैं, दिल्ली में सेनापति बख्त खां करते हैं, और कानपुर में तात्या टोपे करते हैं। लुधियाना की सिख रेजिमेंट के सैनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्रोहियों से जा मिले। लुधियाना की सिख रेजिमेंट थी, जो सिख रेजिमेंट के सैनिक जो भी थे लुधियाना की, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विद्रोहियों से जा मिलते हैं।
जुलाई के शुरू में वाजिद अली शाह जो था, वाजिद अली शाह जो ठीक है, ये नौजवान बेटा था विरजिस कादिर का, ठीक है, वाजिद अली शाह, और इसकी माँ जो थी हजरत महल वहाँ पे शासन करना शुरू करती है और मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में विद्रोहियों ने लखनऊ रेजिडेंसी को घेर लिया। बरेली में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व बख्त खान बरेली में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, और खान बहादुर खान ने बरेली में किया था, ठीक है। सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पे बंदी, जो अंतिम मुग़ल शासक जो था बहादुर शाह जफ़र, जिसको जफ़र उपनाम दिया गया था, ये कविता लिखता था, इस वजह से बहादुर शाह जफ़र को बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके इसको रंगून भेज दिया जाता है। 1862 में रंगून में ही मृत्यु हो जाती है और तीनों बेटों को पकड़कर दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से मुग़ल सम्राट ख़त्म हो जाएगा, मतलब मुग़ल सम्राट की यहाँ लास्ट मुग़ल सम्राट वहीं अकबर, जिसको बोला जाता है बहादुर शाह जफ़र, वहीं था, और उसके बेटों को भी पकड़ करके खूनी दरवाज़ा के पास क्या किया जाता है, गोली मार दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। सितंबर 1858 ईस्वी में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा होता है। हजरत महल ने समर्पण से इनकार कर लिया और वो नेपाल चली जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भाग निकली और तात्या टोपे ने मदद किया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। जून 1858 में मृत्यु रानी की, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है ना कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वो 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लड़ते हुए मारी जाती हैं। एक फिलिप ह्यूरोज करके एक वहाँ का सैन्य अधिकारी था जो कहता है कि अगर पूरे जो मतलब रानी की, जो झांसी की रानी जो मरी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे मरना तो कहना सही नहीं, वो शहीद हो गई थी। वो वीरगति को जब प्राप्त होती है तो फिलिप ह्यूरोज नामक एक अंग्रेज अधिकारी बोलता है कि पूरे भारत में अकेले मर्द थी ये, ठीक है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोलता है। 1858 में घायल होने के कारण कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है और 1859 तक उसके भाई जो अमर सिंह थे उनके नेतृत्व में लड़ाई चलता है। 1858 में होता क्या है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इनके हाथ में गोली लग जाती है और गंगा नदी को ये पार कर रहे होते हैं, तब तक इनके हाथ में गोली लगती है। तो ये क्या करते हैं कि तलवार से अपने हाथ को ही काट करके फेंक देते हैं और बोलते हैं कि गंगा मैया को ये मेरा हाथ समर्पण। उसके बाद से फिर ये उस समय 80 वर्ष के भी हो चले थे, लेकिन कहा जाता है कि कविता भी इन पे कहा गया है कि 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1858 में, तो इनके भाई अमर सिंह क्या करते हैं, वो इनका नेतृत्व संभालते हैं। नाना साहब नेपाल से भाग लिया और नेपाल से नाना साहब ने भाग लिया था। और भाग लेने का मतलब भागना नहीं, रन अवे नहीं, यहाँ पार्टिसिपेट किया था। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेज़ों से 2 साल तक लड़ता रहा और एक मित्र के विश्वासघात के कारण वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया और उसे फांसी दे दी गई। एक मित्र इनका था तात्या टोपे का, जिसकी वजह से इनको अंग्रेज फांसी दे देते हैं, पकड़ा जाते हैं षड्यंत्र में और फांसी दे देते हैं। अंग्रेज अवध में ही करीब 15,000 लोगों की हत्या, अकेले अवध में ही करीब 15,000 लोगों की हत्याएं होती है, केवल अवध में ही होती है। केवल 15,000 हत्याएं होती है अवध में। यूरोप में जनतंत्र, राष्ट्रीयता और सामाजिक समता के आंदोलन उधर जोर पकड़ रहे थे कि भाई अब मतलब जनतंत्र भी चाहिए हमको, और उसके बाद से राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया, सामाजिक समता जो समानता जो है वो भी अब यहाँ पे वैसे आंदोलन यहाँ पे जोर पकड़ रहे थे।